यह मलेशिया है। ये दुनिया का 66वां सबसे बड़ा देश है और दक्षिण पूर्व एशिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी सीमा 4 अन्य देशों से लगती है और ये दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों पर भी स्थित है, जो दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलमरुमध्य दोनों पर स्थित है। ये 2 महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग हैं जो अविश्वसनीय रणनीतिक महत्व के बन गए हैं। इस लाभप्रद भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापार और निवेश के लिए तेजी से बढ़ता हुआ केंद्र बना दिया है, क्योंकि देश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है। इसे यहाँ दिए गए मानचित्र पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो मलेशिया के प्रत्येक क्षेत्र के आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि जीडीपी यहाँ और यहाँ बहुत अधिक केंद्रित है, और यह आंशिक रूप से एक नई घटना से प्रेरित है जो पूरे देश में फैल रही है, टेक सेंटर बूम। वैश्विक टेक दिग्गज मलेशिया में अपना कारोबार स्थापित करने और निवेश करने के लिए दौड़ रहे हैं, और पिछले 2 वर्षों में यह अविश्वसनीय गति से बढ़ा है। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने पूरे देश में नए डेटा सेंटर और कारखाने बनाने के लिए संयुक्त रूप से $8.50 बिलियन का वादा किया है, और यह केवल अमेरिकी फर्मों तक ही सीमित नहीं है। यूरोपीय और चीनी कंपनियां भी अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए दौड़ रही हैं, और यह डिजिटल इकोनॉमी ब्लूप्रिंट नामक एक योजना के तहत मलेशियाई सरकार द्वारा किए गए व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अनिवार्य रूप से यह मलेशिया को पूर्व की सिलिकॉन वैली में बदलने की एक व्यापक योजना है, खासकर तब जब कुछ कंपनियां संभावित भविष्य के संघर्षों के मद्देनजर जोखिम कम करने और ताइवान से दूर जाने की सोच रही हैं। मलेशिया इस बारे में बहुत आशावादी है और जुलाई 2024 में उनके प्रधानमंत्री अनवर ने अपने सेमीकंडक्टर चिप उद्योग को बदलने के लिए $100 बिलियन से अधिक जुटाने की अपनी योजना की घोषणा की, ताकि देश को एक डिजाइन उत्पादन केंद्र में बदला जा सके। यह मलेशिया के लिए अच्छी खबर है। सिंगापुर की तरह दोनों देश कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक समान बिंदु से शुरू होने के बावजूद सिंगापुर ने सिर्फ एक पीढ़ी में मलेशिया के आर्थिक और राजनीतिक विकास को पीछे छोड़ दिया। लेकिन विदेशी धन के इस अचानक प्रवाह के साथ मलेशिया को उम्मीद है कि अब उनका समय आ गया है और वह दक्षिण कोरिया या जापान की तरह एक उच्च तकनीक वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की होड़ का फायदा उठाना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में मलेशिया ने न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक विकास दर दर्ज की है, जिसमें महामारी से उबरने में आंशिक रूप से तेज निवेश का योगदान है। लेकिन इसके अलावा मलेशिया अपने कुछ घरेलू उद्योगों का भी विकास कर रहा है, और यह अगली सदी में तेजी से विकास करने के लिए अच्छी स्थिति में है। तो आइए देखें कि मलेशिया आखिरकार क्यों समृद्ध हो रहा है और इसका क्या मतलब है। दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य देशों की तरह मलेशिया का भी औपनिवेशिक अतीत है। ब्रिटेन ने सबसे पहले 1786 में पेनांग पर नियंत्रण किया, उसके बाद 1876 में औपचारिक क्राउन कॉलोनी बन गया, बाद में उत्तरी बोर्नियो के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। और यह कई वर्षों तक ऐसा ही रहा, जब तक कि ब्रिटेन ने कॉलोनी को आत्मसमर्पण नहीं कर दिया और 1963 में मलेशिया का आधिकारिक राज्य बना। अपनी स्वतंत्रता के समय मलेशिया को अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों की तुलना में कई आर्थिक लाभ थे, क्योंकि यह 3 मूल्यवान वस्तुओं रबर, टिन और पाम ऑयल के दुनिया के अग्रणी उत्पादकों में से एक था और लौह अयस्क का एक महत्वपूर्ण उत्पादक भी था। और इन निर्यात उद्योगों ने मलय सरकार को औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक स्वस्थ अधिशेष दिया। शिक्षा पर जोर देते हुए उच्च गुणवत्ता के बजाय शिक्षा के प्रसार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। ये देखते हुए कि इस समय मलेशिया प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दक्षिण कोरिया के बराबर था, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि मलेशिया में इतनी तेजी से वृद्धि क्यों नहीं हुई। और इसके 2 अलग अलग कारण हैं, लेकिन आंशिक रूप से यह इसलिए है क्योंकि स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में मलेशिया अपने कुछ पड़ोसी देशों की तरह आयात प्रतिस्थापन की नीतियों का पक्षधर था, जो व्यापार के लिए खुलने के बजाय गैर प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योगों की रक्षा करता था। इसने अल्पावधि में घरेलू नौकरियों की रक्षा की, लेकिन तुलनात्मक रूप से दक्षिण कोरिया और ताइवान, जिन्होंने शुरू से ही अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया था, वे कहीं अधिक मजबूत औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करने में सक्षम थे, जिससे वे 1980 के दशक की पहली तकनीकी उछाल के लिए बेहतर स्थिति में थे। हाल की घटना के बावजूद मलेशिया ने वास्तव में 1970 के दशक में पेनांग में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करके और विदेशी निवेश को आकर्षित करके अपने तकनीकी उद्योग को पहली बार विकसित किया। लेकिन कम लक्षित निवेश और अनुसंधान एवं विकास व्यय के निम्न स्तरों के संयोजन के कारण इसने कुछ अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तरह तेजी से वृद्धि नहीं देखी। 1980 के दशक तक मलेशिया खनन और कृषि की अर्थव्यवस्था से विनिर्माण की अर्थव्यवस्था में संक्रमण करके तेजी से बढ़ती एशियाई टाइगर अर्थव्यवस्थाओं की नकल करना चाह रहा था। निर्यात देश का प्राथमिक विकास इंजन बन गया और आर्थिक विकास बहुत सुसंगत था। 90 के दशक में कुछ गिरावटों के बावजूद 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से विकास जारी रहा, जिसने देश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा प्रावधान को बढ़ावा दिया। इसका मतलब है कि आज मलेशिया एक तेजी से बढ़ती निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है,
जिसमें अपेक्षाकृत कम राष्ट्रीय आयकर, अत्यधिक किफायती स्थानीय भोजन और परिवहन, साथ ही पूरी तरह से सब्सिडी वाली एकल भुगतानकर्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है। और जीवन की गुणवत्ता के संकेतकों के संदर्भ में मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में रहने के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश है, जो सिंगापुर से थोड़ा पीछे है लेकिन अपने कुछ अन्य प्रतिद्वंद्वियों से बहुत आगे है। और अत्यधिक खुली अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हुए मलेशिया अब इस अचानक तकनीकी उछाल का लाभ उठाने और अमीर बनने के लिए अच्छी स्थिति में है। मलेशिया ने हाल ही में विदेशी निवेश में अविश्वसनीय उछाल दर्ज किया है। 2023 में देश में रिकॉर्ड $69 बिलियन का निवेश हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि दर्शाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में निवेश कोई नई बात नहीं है, लेकिन मलेशिया कुछ अलग कारणों से एक शीर्ष गंतव्य के रूप में उभर रहा है। सबसे पहले, मलेशिया एक सुशिक्षित और महत्वपूर्ण रूप से अंग्रेजी बोलने वाला कार्यबल प्रदान करता है, जो व्यवसाय संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। और पिछले 20 वर्षों में देश की शिक्षा प्रणाली ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों पर जोर दिया है। दुनिया भर में स्टेम स्नातकों के उच्चतम स्तरों में से एक है और देश में विस्तार करने वाली उच्च तकनीक फर्मों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार कुशल पेशेवरों का एक समूह तैयार किया है। और पड़ोसी सिंगापुर की तुलना में ये श्रमिक एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश की तुलना में औसत मजदूरी 5 गुना से भी कम है। मलेशिया अपने कम जीवन यापन लागत और उच्च गुणवत्ता वाले जीवन के कारण अत्यधिक कुशल व्यक्तियों के प्रवास के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। 2023 में कुल 154,000 प्रवासी पास दिए गए, जो 2018 के बाद से सबसे अधिक संख्या है, और यह केवल बढ़ने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। मलेशिया के प्रमुख लाभों में से एक इसका बुनियादी ढांचा है, जो कुल मिलाकर अपने कुछ पड़ोसियों, उदाहरण के लिए इंडोनेशिया से कहीं बेहतर है। मलेशिया में एक अच्छी तरह से विकसित राजमार्ग नेटवर्क और आधुनिक औद्योगिक पार्क हैं, जो व्यवसायों के लिए कुशल परिवहन और कम परिचालन लागत की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, इंडोनेशिया में अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति, अविकसित सड़क नेटवर्क और बहुत कम तैयार औद्योगिक पार्कों के कारण वहां व्यवसाय स्थापित करना बहुत कठिन है, जिससे वहां काम करने वाली कंपनियों के लिए रसद जटिल हो जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया का स्थान भी एक बड़ा लाभ प्रदान करता है, क्योंकि यह मलक्का जलदमरू मध्य में प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है। मलेशिया पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के अपने प्रमुख बाजारों तक आसानी से पहुंच सकता है, इसलिए कंपनियां परिवहन समय और लागत में कटौती कर सकती हैं। इसके अलावा पोर्ट क्लैंग और पोर्ट ऑफ तांजुंग पेलोपास सहित कई विश्व स्तरीय बंदरगाह हैं, जो इस क्षेत्र के लिए प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब हैं। ये बंदरगाह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और कुशल कार्गो हैंडलिंग प्रदान करते हैं, जिससे वे वैश्विक व्यापार और रसद संचालन के लिए आकर्षक बन जाते हैं। यह अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक और बढ़त भी प्रदान करता है। जबकि ताइवान तकनीकी उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है और तकनीकी लाभ का दावा करता है, ये चीन के साथ अपने जटिल संबंधों के कारण महत्वपूर्ण भू राजनीतिक जोखिमों का भी सामना करता है। और दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव ने क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा कर दिया है, जो कुछ निवेशकों के लिए चिंता का विषय रहा है, जो अब रणनीतिक भौगोलिक पुनर्रेखन की तलाश कर रहे हैं। इसके विपरीत, मलेशिया एक बहुत अधिक स्थिर भू राजनीतिक वातावरण प्रदान करता है, और यद्यपि यह अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है, लेकिन इसे ताइवान की तरह समान स्तर के बाहरी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है। निवेश के अलावा, घरेलू स्तर पर मलेशिया भी अपनी उत्पादकता के अपेक्षाकृत उच्च स्तर के कारण अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। ये वह दक्षता है जिसके साथ पूंजी और श्रम जैसे इनपुट का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। और मलेशिया अपने कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों, विशेष रूप से इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस की तुलना में उच्च उत्पादकता स्तर प्रदर्शित करता है। एशियाई क्षेत्र के भीतर श्रम उत्पादकता के तीसरे उच्चतम स्तर के साथ, यह एक आकर्षक वैकल्पिक गंतव्य बनाता है, क्योंकि कंपनियां अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मलेशिया में उत्पादकता अभी भी कोरिया और ताइवान के औद्योगिक पावरहाउस से नीचे है। कुल कारक उत्पादकता या TFP का उपयोग श्रम जैसे इनपुट की दक्षता को मापने के लिए किया जाता है। और 1970 से 2016 के बीच इनपुट का उपयोग करने के मामले में मलेशिया की तुलना में ताइवान लगभग 5 गुना और दक्षिण कोरिया 3 गुना अधिक कुशल था, जो तकनीकी उन्नति और दक्षता में एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है। जैसा कि हमने पहले देखा, इसका एक हिस्सा इस तथ्य के कारण है कि दक्षिण कोरिया और ताइवान दोनों के पास शुरू में अधिक स्थापित औद्योगिक क्षेत्र थे, लेकिन यह अंतर आज भी पिछड़ रहा है, जिसका अर्थ है कि मलेशिया को इस अंतर को पाटने के लिए अभी भी अनुसंधान और विकास जैसी चीजों में काफी अधिक निवेश करना होगा। और यही कारण है कि मलेशिया कभी भी अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल नहीं रख पाया है, क्योंकि वह मध्य आय जाल नामक किसी चीज में फंस गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक देश आय का एक निश्चित स्तर प्राप्त करने के बाद विकास में मंदी का अनुभव करता है और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए संघर्ष करता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मजदूरी में कोई भी वृद्धि विनिर्माण के मामले में उनकी प्रतिस्पर्धी मूल्य बढ़त को कम करती है, और वे अभी भी मौजूदा उच्च तकनीक वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। मलेशिया के लिए इस मध्यम आय के जाल से बचने के लिए कुछ अलग रणनीतियों की आवश्यकता है, जिसमें अधिक अनुसंधान और विकास खर्च, शिक्षा प्रणाली को बढ़ाना और संस्थानों को मजबूत करना और विकास नीतियों के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शासन में सुधार करना शामिल है। अच्छी खबर यह है कि मलेशिया पहले से ही इनमें से कई काम कर रहा है और संभवतः मध्यम आय के जाल से बाहर निकल सकता है, लेकिन यह अपने आप नहीं होगा। मलेशिया की अर्थव्यवस्था अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं है। पिछले दशक में सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हुई है और देश अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को वित्त पोषित करने के लिए तेल और गैस राजस्व पर अविश्वसनीय रूप से निर्भर है। ऐसा कहा जा रहा है कि हाल ही में जो कुछ हुआ है वो सही दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है और इसके कुछ लाभ भी मिलने शुरू हो गए हैं, तथा आशा है कि यह सिलसिला आने वाले कई वर्षों तक जारी रहेगा।